ही एक कवि थे, उन्होंने बहुत लंबी लंबी कविताएं पढ़ी। तो सामने एक मुख्य अतिथि थे, वो चल बसे, उन पर मुकदमा चला। जज ने कहा कि आपको फांसी होगी, लेकिन उससे पहले आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। बोले साहब वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो ऐसी स्थितियां नहीं होंगी। मैं सबसे पहले तो जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है हमारी प्रिय छोटी बहन अंजू गोयल, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बड़ी बातें हुई, संस्कृति की बात हुई, लोग बार बार बेटियों की बात कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सब बेटियों की बात कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन आप बताइए कि बेटियां तो चलो स्वर्ग से आती हैं, ये है, लेकिन क्या बेटे क्या गंगा जी की बाढ़ में बह के आए हैं? उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो मैं बताता हूं, ये संस्कृति की बात है। मैं पिछले दिनों लाफ्टर शो के अंदर गया, वाहवा का जो मुकाबला हुआ जो शैलेश जी का, तो हमारे आदरणीय भाई यशपाल जी बैठे, हमारे बड़े पुरातन काल के कवि हैं। ये बचपन में भी ऐसे ही दिखते थे। मैं चाहता हूं एक बार तालियां सबकी उपस्थिति का, आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी चुवन जी और ये सभी प्यारी बहनें जो यहाँ पर हैं। मैं बात शुरू करता हूं। मैंने कुछ प्रयोग किए कि पहले क्या था और अब क्या है। जैसे पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था कि यह लड़का ड्रिंक करता है, संस्कृति की बात हो रही है कि लड़का ड्रिंक करता है। जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती तो यह पता लग जाता था ये लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, है ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थिति आज भी वही है। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता है। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में भी चला, पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। आपको पता होगा पहले लोग क से काम चलाया करते थे, आज भी लोग क से काम चला रहे हैं। जितने पुराने लोगों को जानते हैं, पहले लोग क से कैसे काम चलाया करते थे। आदरणीय वकील साहब, पहले लोग घा से कमाते थे, घा से खाते थे, घा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। घा से कमाते थे, घा से खाते थे, घा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। ये स्थिति आज भी वही, आज भी लोग क से काम चला रहे हैं। आज लोग घा से कर्ज ले लेते हैं, घा से उसे खा जाते हैं, घा से गायब हो जाते हैं और रास्ते मिल जाए तो घा से गुड़की और देते हैं। मैं आपको बताता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी बोले ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब हिंदुस्तान का आदमी बहुत कठोर और चाला, उसने लंच पैक कराया और विदेश जाकर खाया, चाहे वो नीरव मोदी हो चाहे विजय माल्या हो। एक बार तालियां बजाइए खुल के। तब मेरा एक रील बहुत वायरल हुआ तमाम चैनल पर कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए, हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने पीएनबी से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। यह इतिहास, इस देश में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खा रहा है, केवल चिल्ला वही रहा है, इसे खाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। जो सही बात है। मैं साहब एक व्यंग पढ़ता हूं बहुत सारे चैनलों पर, क्योंकि अभी मैं आज तक का जो साहित्य तक का जो 3 दिवसीय महोत्सव था, तमाम फिल्म एक्टर्स और तमाम सब लोग थे, उनके साथ मैं था। बस आप लोगों का प्यार है। मैं एक बार चाहता हूं, एक बार तालियों से मुझे आदेशित करें। हमारे मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं, 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्राशय है, महंगाई के दौर में भी तुम इतना खा रहे हो, वास्तव में खाने की दौड़ में तो बहुत आगे जा रहे हो। हमारी बात को सुनकर वे कुछ उदास हो गए। पहले कोई दूर खड़े थे मगर अब पास हो गए। बोले अरे हम कहां, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यह खाने की सब में आदत है। क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यह खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, नेता ईमान खा रहे हैं, पुजारी भगवान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी है लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी है लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। यह हिंदी का बहुत बड़ा अनुष्ठान आप लोगों ने कराया। मैं सबसे पहले तो इस महाविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है मैडम, मैं बताता हूं आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है। आजकल लोग ना हिंदी बोल रहे ना इंग्लिश बोल रहे, इंग्लिश बोल रहे हैं। जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था। मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया पूछताछ कार्यालय कहां है। चूंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी, हिंदी से एमए किया, हिंदी से पीएचडी कर रहा हूं, मैंने पूछ लिया कि भैया पूछताछ कार्यालय कहां है।
वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता करिए। हाँ, एक बार बहुत से लोग बात में समझ आई, एक बार तालियां बजाइए। गवर्नमेंट स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई चल रही है, क्या कल्चर आ गया, किस तरह की पढ़ाई चल रही है। मेरी एक भतीजी वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो। आप विश्वास करिए साहब 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मुझे लगता है, मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम है। ये आप किसी रिक्शा वाले से कहिए, ये भाई किसी रिक्शा वाले से कहिए, बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा साहब, ये क्या होता है? बोले यूनिवर्सिटी चलेगा साहब, ऐसे बोले ना हिंदी में। तो ये स्थिति अब हम तो यूपी बोर्ड के पढ़े हुए हैं साहब, आपको पता है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा हम देते थे, उसमें हमारे पास हिंदी जो सब्जेक्ट रहता ही रहता था, तो उसमें 4, 5, 6 कवियों की जीवनी याद कर लेते। उसमें से उन कवियों की जीवनी में से एक जीवनी पेपर में फंस जाती है। आपने भी ऐसी परीक्षा दी, हमने भी ऐसी परीक्षा दी है, सबको पता है, सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर। तो मैं आपको बताता हूँ साहब, तो एक लड़का था, दूसरे दिन परीक्षा होनी थी, उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं, तो उसने उन कवियों की जीवनी की चिट तैयार करी, नकल तैयार करी और उसे शरीर के प्रत्येक हिस्से में छुपा दिया। अब उसे यह भी याद गया कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपाई, उसके लिए भी उसने एक पर्ची तैयार करी। वो पर्ची पकड़ी गई। मैं रचना पढ़ता हूं, उसके जब बाबा का मुकाबला हुआ था, 270 प्रतिभागी थे और मैंने उस सेमीफाइनल मुकाबले को इस रचना से जीता था। और मुझे लगता है कि शायद आप बच्चे सब खुश होंगे, लेकिन एक बार तालियों से मुझे आदेशित करें कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अक्कल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए, हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास पेट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास पेट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के टायर में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल कर दिया जी पकड़ा गया तो बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक ले जाएगा। नकल करते यदि पकड़ा गया तो बड़ा नोट पीछे की जेब में जैसे पाकर निरीक्षक हिल जाएगा। हमें देखकर उस लड़की की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी है, यदि ये बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर ये नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। ये देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। तो मैंने तमाम देशों की यात्राएं करी है, मैं आपको बताता हूं। तो जब मैं मॉरिशस गया था, वहां के राष्ट्रपति भवन में मेरी सीडी का विमोचन था। उस समय राष्ट्रपति थे सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी, उन्होंने मेरी एक सीडी का विमोचन किया था। उसके बाद एक गर्ल्स हिंदू कॉलेज है मॉरिशस के अंदर, तो वहां पर मुझे एक रचना विशेष पढ़नी थी। आप जैसी लड़कियां, वहां पर बहुत सारी छात्राएं थी वो, और 10,000 लड़कियां उस, क्योंकि मॉरिशस में एक ही गर्ल्स हिंदू कॉलेज है जिसके अंदर 10,000 लड़कियां पढ़ती हैं। तो जो उनकी प्रिंसिपल थी, उन्होंने कि सर आज आपको हमारे बीच में काव्य पाठ करना है। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं करता हूँ। तो जो भारत की जो फिल्में हैं वो वहां काफी लोग, मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित है। 75% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि हम ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। अब मैं इसे अपने देश का दुर्भाग्य कहूं, सौभाग्य कहूं, जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी धार्मिक महिला का नाम लिया, मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो मल्लिका शेरावत के नाम से परिचित है। 100% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए, टीचर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। ये होता सा। अब आप कहेंगे साहब, अब मैंने मल्लिका शेरावत को धार्मिक महिला क्यों कहा? क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ये शरीर नाशवान है। और मुझे लगता है कि मल्लिका जी इस मर्म को बहुत अच्छी तरह समझती है कि जब ये शरीर नाशवान है तो इसका जितना उपयोग किया कर लो। वहां से उस रचना को मैंने उठाया। जब मुकाबला हुआ बाबा का, जब फिल्म फना और रंग दे बसंती के गीतकार थे प्रसून जोशी जी, उन्होंने मुझे टॉपिक दिया बॉलीवुड। मैंने कुछ पौराणिक संदर्भ उठाए और मैंने उसमें मल्लिका शेरावत को शामिल किया और उसके बाद उस रचना का निर्माण हुआ और उसके बाद मैं उसका विजेता बना था।
मुझे लगता है क्योंकि यहाँ जो आज पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में जो नारी का स्वरूप हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका तंज भी है, लेकिन जो मैं मैसेज देना चाहता हूं, मुझे लगता है कि शायद उसी की वजह से उन्होंने मुझे विजेता घोषित किया था। और ये मेरी बड़ी चर्चित रचना है और मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे तालियों से आदेशित करें। वैसे तो आप बहुत अच्छी तालियां बजा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो अभी दुबई के अंदर गया था, तो सामने आपको पता है कुछ लोग होते हैं, और साहब एक सज्जन थे, वो मैं बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़ रहा था, तो वो देखा वो बिल्कुल शांत बैठे हुए। मैंने कहा भाई साहब आप हंस नहीं रहे? बोले क्यों हंसू, मैं बड़ा आदमी हूं, उसके लिए भी मैंने आदमी रखे हुए हैं। बोले मैंने आपको बहुत बड़े आदमी, मैंने ताली भी नहीं बजा रहे हो, क्यों बजाऊं, मैं बड़ा आदमी हूं, उसके लिए भी मैंने आदमी रखे हुए हैं। अरे क्या हुआ, फिर 5-6 महीने बाद फिर कवि सम्मेलन में जाने का मौका मिला, तो सामने से चले आ रहे थे, हाथ में कला वाला बंधा हुआ था। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ? बोले मेरी शादी हो गई है। तो मैंने उनसे पूछा आप हनीमून पे नहीं जा रहे हैं? तुम आप इतने बड़े आदमी नहीं होंगे, बड़ी जोरदार तालियां बजाइए। देखिए मैं आपको पढ़ता कि एक धार्मिक सीरियल के निर्माता ने एक बड़ा काम किया, उसने अपने महाभारत सीरियल में द्रौपदी के रोल में मल्लिका शेरावत को लिया। महाराजा धृतराष्ट्र के शाही दरबार का दृश्य था, बड़ा ही मनोरम परिदृश्य था, सारे दरबारी अपनी आंखें सेक रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह इस आधुनिक द्रौपदी के कम कपड़ों को देखकर अंदर तक झटक रहे थे। उस दिन शर्म लाज और हया की छुट्टी थी। अच्छा हुआ महारानी गांधारी का पर पट्टी थी। अचानक दुर्योधन ने क्रोध में आकर उछाला, जुमला गंदा बोला, इस द्रौपदी ने मुझे अपमानित करने के लिए कहा था, कंधे का पुत्र अंधा। यह सुनकर द्रौपदी बनी मल्लिका मुस्कुराई और थोड़ा सा दुर्योधन के नजदीक आई, बोली अरे तुम मुझे छोड़कर हस्तिनापुर की लड़ रहे हो? अरे सच्ची बताओ क्या तुम अंधेपन क्यों नहीं बढ़ रहे? यह सुनकर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, बोले भाई एक काम करो, इस द्रौपदी का चीरहरण करने से सार्वजनिक रूप से बदनाम करो। तो दुशासन ने द्रौपदी बनी मल्लिका का ऊपर से नीचे तक सिंहावलोकन किया, तो पश्चात अपना निर्णय दिया, दोनों हाथ जोड़कर बोला हे माते कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे तो आपके शरीर पर चीरे नजर नहीं आ रहा है, कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे तो आपके शरीर पर चीरी नजर नहीं आ रहा है। यह सुनकर द्रौपदी ने अपने तेवर जता दिए और दुशासन की कमी के 2 बटन तोड़कर उसके हाथ में थमा दिए। यह देखकर पांडवों तक में मच गई खलबली। बोले यार इससे तो अपनी अज्ञातवास की जिंदगी भली, अरे इसने तो हमारी सोई हुई आत्मा जगा दी। अरे ये द्रौपदी तो हमने गलत दाव पे लगा दी, इसने तो हमारी सोई हुई आत्मा जगा दी। अरे ये द्रौपदी तो हमने गलत दाव पे लगा दी। थोड़ी ही देर में दुशासन द्रौपदी के सैंडल की हील हो गया और सारा वातावरण चीरहरण के बजाय कमीज हरण में तब्दील हो गया। उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी नहीं आए। यह देखकर हमारे मन में यह विचार आए कि इस देश में अबलाओं के चीरहरण करने वालों का यही हश्र होना चाहिए। वे मल्लिका की तरह तन पर कपड़े कम पहने या ज्यादा, पर हर नारी के मन में दुराचारियों को सबक सिखाने का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये थे हास्य कवि एवं व्यंग्यकार